हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11th इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है। और इसमें जो है लगभग जो है आज 70-75 जो है एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करना है और शेयर करना है। क्वेश्चन क्या है सो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हु वाज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। मॉडर्न इकोनॉमिक्स के पितामह किसे कहा जाता है, तो ये बताने हैं और ये रहे इनके चार ऑप्शंस। तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन बनेंगे वो एडम स्मिथ को कहते हैं। तो ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि हु इज नोन एज फादर ऑफ स्टैटिक्स। फादर ऑफ स्टैटिक्स किनको जाना जाता है, और ये इनके रहे चार ऑप्शन। ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा गोटरफ्राइड एशेनवाल होगा। ठीक है। तो ऑप्शन इसमें जो बी है ना, करेक्ट ऑप्शन जो है होगा। ध्यान रखना कि सर रोलांड एल्मर फिशर, जिनका जन्म 1890 और इन डाइड हुए थे 1962 को, ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें कंसिडर किया जाता था फाउंडर ऑफ स्टैटिक्स। ठीक है। तो फाउंडर स्टैटिक में जैसे और भी जैसे फ्रांसिस गाल्टन है, तो ये भी जो है इनको भी कंसिडर किया जाता है स्टैटिक्स, फाउंडर ऑफ स्टैटिक्स। ठीक ना, तो इसको भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ। इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी किया जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, वेल्थ को, मैन को या इसेंशियल को। तो इकोनॉमिक्स में जो स्टडी किया जाता है वो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टडी किया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हेन वाज एडम स्मिथ्स वेल्थ ऑफ नेशंस पब्लिश्ड। वेल्थ ऑफ नेशंस कब पब्लिश्ड हुआ था, जो एडम स्मिथ द्वारा लिखा गया आप बुक है दोस्तों। तो ये जो पब्लिश्ड हुआ था ना, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो 1776 में जो है ये पब्लिश्ड हुआ था। तो ऑप्शन ए क्या बनेगा, सही होगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वेयर इज द इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट लोकेटेड, कहाँ पर है स्थित। ठीक है। लोकेशन कहाँ है, न्यू दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है या पटना है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा कोलकाता। ठीक ना, कोलकाता में हेड क्वार्टर है इसका। ठीक है, वेस्ट बंगाल। तो इसको ध्यान में रखना। तो ऑप्शन इसमें बनेगा कौन, ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द वर्ड स्टैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैटिन वर्ड। किस लैटिन वर्ड से स्टैटिक शब्द डिराइव्ड हुआ है। ठीक है, उत्पत्ति हुआ है। तो देखो स्टैटिक्स जो वर्ड है ना, इसका मतलब पहले क्या होता है, तो इसका मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट या गवर्नमेंट। ठीक है। ये जो वर्ड है ना, जैसे ये स्टैटिक्स है, ठीक है, तो स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल स्टेट होता है और गवर्नमेंट होता है। इसमें स्टैटिक्स जो है दो वर्ड से मिल करके बना है। ठीक है। इसमें जो स्टेटस है, तो स्टेटस जो है स्टेटस का लैटिन वर्ड से आया है। ठीक है, स्टेटस लैटिन वर्ड से आया है, तो इसको ध्यान में रखना। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखना कि इसमें स्टेयर, ठीक है, STARE, स्टेयर। स्टेयर जो वर्ब है इसका मतलब होता है टू स्टैंड। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना। इसमें ऑप्शन बनेंगे कौन, तो ऑप्शन इसमें सी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ये जो डिराइव हुआ है वो स्टेट वर्ड से डिराइव हुआ है। ठीक है, इसका मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट या गवर्नमेंट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द सोर्स ऑफ डेटा इज, और ये इनके रहे चार ऑप्शंस, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों होगा या नन ऑफ दिस कोई नहीं होगा। देखो तो डेटा का जो सोर्स होता है ना वो दोनों होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ऑप्शन इसमें सी जो है ना करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज अ नेशनल लेवल सर्वे फॉर अ सोशल इकोनॉमिक इश्यूज। और ये इनके रहे चार ऑप्शन, सेंसस ऑफ इंडिया है, नेशनल सैंपल एंड सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन है या लेबर ब्यूरो है। ठीक है। अब इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा कौन, तो नेशनल सैंपल एंड सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। तो ऑप्शन बी क्या है इसमें, सही है। ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि इन विच ईयर द फर्स्ट सेंसस वाज डन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। और ये इनके रहे चार ऑप्शंस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा 1951। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। ऑप्शन बी क्या है, सही है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि ए स्मॉल ग्रुप ऑफ आइटम्स टेकन फ्रॉम
द पॉपुलेशन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? सेंसस कहते हैं, सैंपल कहते हैं, स्टेट कहते हैं या क्वेश्चनेयर कहते हैं? तो इसको जो कहते हैं तो इसमें ऑप्शन जो बनेगा ना वो सैंपल, यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखो कि द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ ए टेबल इज, और ये क्या होता है? टाइटल, हेड नोट होता है, टेबल नंबर होता है या ऑल ऑफ दीज होता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑल ऑफ दीज होता है। ठीक है, टेबल का जो कंपोनेंट होता है वो टाइटल, हेड नोट, टेबल नंबर होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन डी क्या बनेगा? करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि इन हाउ मैनी पॉइंट्स ऑफ द क्लास रेंज 60 से 80 है। ठीक है, तो इसका क्लास रेंज क्या होगा? तो इसका जो देखो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना वो ऑप्शन डी बनेगा 5। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 कि द ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है कि द ग्राफ शोइंग अ टाइम सीरीज इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? पीरियोडिक चार्ट कहते हैं, फिनांशियल चार्ट कहते हैं, हिस्टोग्राम कहते हैं या पाई चार्ट कहते हैं? देखो 13 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना ऑप्शन ए जो है पीरियोडिक चार्ट करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो, डायग्राम दिया हुआ है और इस डायग्राम से जो है आपको बताना है कि इस डायग्राम को किससे जाना जाएगा? हिस्टोग्राम से, ऑगिव से, मैप से या पाई डायग्राम से? ठीक है, देखो 14 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना वो ऑप्शन डी जो है ना पाई डायग्राम करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ऑप्शन डी क्या है, सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 15 देखो कि बार डायग्राम इज क्या होता है? सिंगुलर होता है, मल्टीपल होता है, दोनों होता है या नन ऑफ दीज होता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या होता है बार डायग्राम। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि द लेंथ ऑफ द ग्राफ इज जनरली, क्या होता है? इक्वल होता है, हाफ ऑफ द विड्थ होता है, 2 टाइम्स द विड्थ होता है या 1.5 टाइम्स द विड्थ होता है? देखो 16 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना वो ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, 1.5 टाइम्स द विड्थ। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखो कि ऑगिव इज ऑल्सो नोन एज, और ये इनके रहे 4 ऑप्शंस। तो ऑगिव जो होता है इसको जाना जाता है, इसका जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। तो इससे भी इसको जाना जाता है, इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है? एक ऑगिव होता है जिसमें क्या होता है? ए प्लॉट ऑफ द कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखो कि पाई डायग्राम इज क्या होता है? यूनि डायमेंशनल होता है, बाई डायमेंशनल होता है, ट्राई डायमेंशनल होता है या नॉन डायमेंशनल डायग्राम होता है? तो देखो पाई डायग्राम जो होता है ना वो यूनि डायमेंशनल डायग्राम होता है। तो ऑप्शन इसमें ए क्या बनेगा? सही बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है कि द नंबर ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज क्या होगा? 2, 3, 4 या 5 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना ऑप्शन जो है सी है वो करेक्ट ऑप्शन बनेगा 3। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें 3 क्या है? करेक्ट है, मीन, मीडियन और मोड, याद रखना। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो 20, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि द मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट को क्या कहते हैं? क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, मिड वैल्यू या नन ऑफ दीज कहते हैं? तो इसको जो कहते हैं वो मिड वैल्यू कहते हैं। तो ऑप्शन सी क्या बनेंगे? करेक्ट ऑप्शन बनेंगे। ठीक है, मिड वैल्यू को ही क्लास मार्क भी कहते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना। क्लास मार्क क्या होता है? तो ये द एवरेज ऑफ द अपर एंड लोअर लिमिट्स ऑफ ए क्लास होता है। ठीक है, तो लोअर लिमिट्स और अपर लिमिट्स का जो एवरेज होता है वही क्लास मार्क होता है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है तो इसको कैलकुलेटेड कर सकते हैं कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटे 2। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना। तो ऑप्शन सी इसमें क्या बनेंगे? सही बनेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखो, क्वेश्चन नंबर 21 में कंबाइंड मीन का फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर ऑप्शन में खाली इसलिए है क्योंकि इसको टाइप करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसलिए जो है मैं यहाँ पर डायरेक्ट बता देता हूँ। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बार है एन है, ठीक है, और इज इक्वल टू में एक्स बार N1 है, ठीक है, और प्लस N2 और x2 है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और बट्टे में है N1 प्लस N2, ठीक है।
N1 प्लस N2। तो यहाँ पर N1 जो है नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और उसके बाद N2 जो है नंबर ऑफ आइटम ऑफ सेकेंड है, ठीक है। और इसमें X1 जो है वो अर्थमेटिक मीन ऑफ द ग्रुप है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना। XN क्या यहाँ पर है, तो यही कंबाइंड मीन है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। द मीडियन इज कॉल्ड, मीडियन को क्या कहते हैं, मोड कहते हैं, पोजिशनल मीन कहते हैं, ग्रुपिंग कहते हैं या एवरेज कहते हैं। तो मीडियन को जो कहते हैं ना वो पोजिशनल मीन कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें है बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखो, लेकिन 23 स्टार्ट करने से पहले वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। थर्ड क्वार्टाइल जो होता है यानी Q3 इज नोन एज, किससे जाना जाता है, लोअर क्वार्टाइल से, मीडियन से, अपर क्वार्टाइल से या मोड से। देखो 23 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना वो अपर क्वार्टाइल जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि मोड इज ए क्या, मिडल मोस्ट वैल्यू, लिस्ट फ्रीक्वेंस वैल्यू या मोस्ट फ्रीक्वेंस वैल्यू या ऑल ऑफ दीज। देखो 24 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। तो ऑप्शन सी क्या है, सही है। उसके बाद इसमें ये भी जान लो कि मोड, ठीक है, मोड इज अ वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट ऑफन इन अ सेट ऑफ डेटा, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 कि द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स लाइज बिटवीन, तो किन के बीच में जो है ये लाई करता है, ठीक है। -1 से लेकर 0, 0 एंड 1 और -1 +1 या इसके बीच में। तो देखो 25 का जो सही ऑप्शन बनेगा ना वो -1 और +1, ठीक है। -1 जो है वो इंडिकेट करता है परफेक्ट निगेटिव लीनियर रिलेशन मीन रिलेशन, ठीक है, जिसका मतलब होता है वन वेरिएबल डिक्रीजेज एज द अदर इंक्रीजेज, ठीक ना। और ये जो प्लस वो इंडिकेट करता है परफेक्ट पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप, इसका मतलब होता है कि वन वेरिएबल इंक्रीज होगा जबकि दूसरा भी है वो भी इंक्रीज होगा। लेकिन -1 में क्या हुआ था कि इसमें जो है वन वेरिएबल डिक्रीज होगा तो दूसरा जो है इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना। तो इसमें ऑप्शन बनेंगे कौन, तो ऑप्शन इसमें सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखो, क्वेश्चन नंबर 26 है कि द सम ऑफ डिफरेंसेस ऑफ रैंक्स बिटवीन वेरिएबल, तो क्या होते हैं सम डिफरेंसेस, ठीक है। और ये इनके रहे 4 ऑप्शंस, करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, तो ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा 0, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखो कि कर्ल पियर्सन वाज अ फेमस, क्या थे, बायोलॉजिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, इकोनॉमिक्स थे या नन ऑफ दीज थे। तो जो कर्ल पर्सन थे वो जो फेमस थे वो थे बायोलॉजिस्ट, ठीक ना। तो इसमें ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। और बायोलॉजिस्ट के साथ साथ इंग्लिश मैथमेटिशियन भी थे, ठीक ना। तो इसको भी ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा कि द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेक्स इज, और ये 4 ऑप्शंस रहे हैं, बेसिक कंपैरिजन है, द बेसिक परसेंटेज है, डिस्प्लेड बाय नंबर है और ऑल ऑफ दीज है। इसके जो करेक्ट ऑप्शन बनेंगे ना ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ दीज करेक्ट ऑप्शन बनेंगे। इंडेक्स के जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो सारे होते हैं ये तीनों, ठीक है। बेसिक ऑफ कंपैरिजन होता है, द बेसिस ऑफ परसेंटेज होता है, डिस्प्लेड बाय नंबर होता है। तो ये तीनों होते हैं तो ऑप्शन डी जो है ना करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखो कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इंडेक्स इन बेस ईयर, और ये इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकता है कि द बेस ईयर इन एन इंडेक्स नंबर इज टेकन एज, और ये इनके रहे 4 ऑप्शंस। देखो इसके जो करेक्ट ऑप्शन बनेंगे ना 100 जो है करेक्ट ऑप्शन बनेंगे। ऑप्शन ए क्या है, सही है। तो इसको ध्यान में रखना। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 30 करा कि द टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर आर, और ये इनके रहे 4 ऑप्शंस, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, ऑल ऑफ दीज है। तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन बनेंगे ना वो ऑप्शन जो है डी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ऑल ऑफ दीज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कि वी यूज प्राइस इंडेक्स नंबर, और ये 3 ऑप्शन है, एक ऑप्शन और नीचे है जो नन ऑफ दीज है। तो 31 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, टू मेजर एंड कंपेयर प्राइसेस, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है, सही है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और ये रहा।
तो ये जो ओरिजिन से पास होता है वो y इज इक्वल टू mx होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। तो ऑप्शन इसमें ए जो है ना करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो 33 देखो कि स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, और ये इनके रहे 4 ऑप्शंस। करेक्ट जो ऑप्शन इसका बनेगा x इज इक्वल टू डी, करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ऑप्शन ए क्या है, सही है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कि स्टेप ऑफ प्रोजेक्ट इज, और ये इनके रहे 4 ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन बनेंगे कौन? तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना वो ऑप्शन जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स जो है करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। तो ऑप्शन बी क्या है इसमें, सही है, ठीक है। आप देख लेना कि इसमें और ऑप्शन कौन सा हो सकता है। मेरे हिसाब से तो ऑप्शन बी ही होना चाहिए। अच्छा, ये जो ऑप्शन बोथ है आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के लिए क्या महत्वपूर्ण होता है? रॉ डेटा, इन्फॉर्मेशन दोनों होते हैं या कोई नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन बनेंगे ना, दोनों बनेंगे, ठीक है। रॉ डेटा और इन्फॉर्मेशन ये दोनों जो है इम्पोर्टेंट होते हैं फॉर प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है कि प्रोजेक्ट इज क्या है, इकोनॉमिक्स है, सोशल है, दोनों है या नन ऑफ दीज है। तो 36 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना, बोथ बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 देखो, इंडियन इकोनॉमिक ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड वाज क्या था? बैकवर्ड था, सेमी फ्यूडल था, दोनों था या नन ऑफ दिस था? तो दोनों था। तो ऑप्शन सी इसमें क्या बनेंगे, करेक्ट ऑप्शन बनेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 देखो, इंडियन इकोनॉमिक एज, और ये रहे इनके 4 ऑप्शंस। 38 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ओपन इकोनॉमिक्स जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। इंडियन इकोनॉमिक इज अ ओपन इकोनॉमिक, ठीक है ना। ऑप्शन डी जो है ना करेक्ट ऑप्शन बनेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 देखो कि मालमाल इज अ वेराइटी ऑफ विच फैब्रिक, किस फैब्रिक का है ये, ठीक है। किस फैब्रिक का वैरायटी है? वुलन क्लॉथ्स का है, सिल्क क्लॉथ्स का है, कॉटन क्लॉथ्स का है या पॉलिएस्टर क्लॉथ्स का है? तो 39 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना, कॉटन फैब्रिक्स जो है करेक्ट ऑप्शन बनेंगे, ठीक है, कॉटन क्लॉथ्स, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 40, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन, और ये इनके रहे 4 ऑप्शंस। इसके जो सही ऑप्शन बनेंगे ना, प्राइवेट प्रॉफिट जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ऑप्शन ए क्या है, सही है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 41, टैरिफ इज इम्पोज्ड, और ये इनके रहे 4 ऑप्शंस। इसके जो करेक्ट ऑप्शन बनेंगे ना 41 का, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना कि 41 का करेक्ट ऑप्शन क्या है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 42, हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन के पितामह किसे कहा जाता है? और ये इनके रहे 4 ऑप्शंस। देखो इसके जो करेक्ट ऑप्शन बनेंगे ना, MS स्वामीनाथन जो है करेक्ट ऑप्शन बनेंगे। इनका पीरियड रहा था 1925 से लेकर के 2023 तक, ठीक है। मतलब 1925 में ये जन्मे थे और 2023 में ये डाइड हुए थे। तो MS स्वामीनाथन जो है ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए क्या बनेगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 43 देखो कि व्हेन वाज न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिक्लेयर्ड। तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है कब डिक्लेयर्ड हुआ था, और ये रहा इनका डेट, ठीक है। तो सही ऑप्शन इसमें कौन सा बनेगा 43 का? तो 24 जुलाई 1991, ठीक ना। तो इसमें ऑप्शन कौन से होंगे? तो 24 जुलाई, ठीक है। 24 जुलाई ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या बनेगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो 44, क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द नेशनल प्लानिंग कमेटी फॉर्म, कब हुआ था नेशनल प्लानिंग कमेटी का निर्माण, ठीक है, फॉर्म कब हुआ था? और ये इनके रहे 4 ऑप्शंस। करेक्ट ऑप्शन 44 का बनेगा कौन? तो अक्टूबर 1938, ठीक है, अक्टूबर 1938। तो ऑप्शन इसमें बी क्या है, सही है। और किसके द्वारा हुआ था? तो भाई सुभाष चंद्र बोस, ठीक ना, जो प्रेसिडेंट थे उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो इसको भी ध्यान में रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 45 देखो कि हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ के थ्योरी को किसने प्रोपाउंड किया है, ठीक है। तो ये रहे उनके नाम। कौन से ऑप्शन बनेंगे 45 के? तो 45 के जो करेक्ट ऑप्शन बनेंगे दादा भाई नौरोजी, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसमें क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। और ये एक इंडियन नेशनलिस्ट एंड इकोनॉमिक्स थिंकर थे जिन्होंने प्रपोज किया था द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ को, ठीक है, लेट 19th सेंचुरी, ठीक ना।
इसको भी ध्यान में रखना। कब किए थे? तो ये किए थे 1867, ठीक ना, तो इसको भी ध्यान में रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ द लास्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया। तो लास्ट 5 ईयर का प्लान क्या है इंडिया का, वो आपको बताने हैं। तो इसमें जो ऑप्शन बनेंगे ना 12th बनेंगे, यानी ऑप्शन बी क्या है, सही है, तो इसको ध्यान में रखना। उसके बाद जो है अच्छा इसमें और भी ध्यान रखना कि द 12th 5 ईयर प्लान जो है विच वाज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम, कब से कब है, तो 2012 से टू 2017, ठीक ना, तो इसको भी ध्यान में रखना। तो ये है इंडियंस लास्ट 5 ईयर प्लान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज रिलेटेड टू, और ये इनके रहे 4 ऑप्शंस। करेक्ट ऑप्शन कौन से बनेंगे? ओपननेस ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक ना, तो ऑप्शन बी इसमें क्या बनेंगे, करेक्ट ऑप्शन बनेंगे। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन जो होता है ये क्या होता है? तो ग्लोबलाइजेशन जो होता है एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि कंट्री जो होते हैं, है ना, प्रोसेस ऑफ कंट्री होता है जिसमें बिकमिंग मोर कनेक्टेड थ्रू इंक्रीजेज ट्रेड, जो ट्रेड के लिए जो है कनेक्ट होते हैं और ये जो है ग्रो करते हैं। कम्युनिकेशन और कल्चर एक्सचेंज में भी जो है ये ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना। ऑप्शन जो है बी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद 48 क्वेश्चन नंबर देखो कि हु वाज इंक्लूडेड इन द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, और ये इनके रहे 4 ऑप्शंस। करेक्ट ऑप्शन जो है सभी होगा, ठीक ना, लिबरलाइजेशन हो जाएगा, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, ग्लोबलाइजेशन और जो है ये तीनों होंगे, तो ऑप्शन डी जो है ना इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 49 देखो, क्वेश्चन नंबर 49 है कि द मीनिंग ऑफ SEZ इज क्या होता है, और ये इनके रहे 4 ऑप्शंस। देखो 49 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, तो ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन दोनों यहाँ पर है, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट बनेंगे, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो। लेकिन एक ऑप्शन में जो है ये नहीं दिया हुआ रहेगा, इसको ध्यान में रखना, और अगर ऐसा है तो ऑप्शन सी दोनों होना चाहिए, ठीक है, चूँकि दोनों एक ही चीज़ लिखा हुआ है, तो इसको भी ध्यान में रखना। अब क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है, ठीक है, तो देखो सबसे पहले जानते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है। जैसे एक्साइज टैक्स आता है, VAT टैक्स आता है, सर्विस टैक्स आता है, जबकि डायरेक्ट टैक्स में क्या आता है, इनकम हो गया, पर्सनल प्रॉपर्टी हो गया, है ना, रियल प्रॉपर्टी हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, तो ये सब डायरेक्ट टैक्स में आते हैं। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में एक्साइज टैक्स हो गया, वैट टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया। तो इसमें जो इनडायरेक्ट टैक्स का जो एग्जांपल है ना, वो जो होगा वो ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन इसमें ए जो है, सेल टैक्स भी किस में आता है, इनडायरेक्ट में ही आता है, ठीक ना, तो इसको भी ध्यान में रखना। तो ऑप्शन इसमें बनेंगे कौन, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन है कि इन विच ईयर वाज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO इस्टेब्लिश्ड, कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना 1 जुलाई 1995 में, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें क्या बनेगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा, तो इसको भी ध्यान में रखना। उसके बाद देखो 52 क्वेश्चन नंबर देखो कि द प्रॉब्लम्स फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, और ये इनके रहे 4 ऑप्शन। 52 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी जो है, ऑल ऑफ दीज करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है, सभी जो है प्रॉब्लम होते हैं, राइजिंग पॉपुलेशन, लो एकेडमिक लेवल, ब्रेन ड्रेन, ये सभी जो है प्रॉब्लम बनते हैं, तो ऑल ऑफ दीज जो है करेक्ट ऑप्शन बनेंगे। उसके बाद देखो 53 ह्यूमन डेवलपमेंट इज क्या, ए सोर्स, ए डुएबल, बोथ या नन ऑफ दीज, तो 53 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना, ऑप्शन बी जो है, ए डुएबल करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो 54 की ए प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन फॉर्मेशन इज, और ये क्या है, ऑप्शन 4 हैं, कॉस्ट है, सेकेंड ऑप्शन डेथ रेट है, थर्ड ऑप्शन है इंक्रीज इन पॉपुलेशन है, और फोर्थ है प्रोडक्शन। तो प्रॉब्लम जो होते हैं कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, तो ये 4 ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन जो बनेंगे वो ऑप्शन इंक्रीज इन पॉपुलेशन जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन सी क्या है, सही है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 देखो कि एज पर 2021 सेंसस द लिटरेली रेट इज क्या है, 2011 के सेंसस के अनुसार जो है इसमें बताना है कि ये जो है लिटरेरी रेट जो है वो कितना है, कितना परसेंट है। तो ये जो परसेंट है ना 74.04% है, तो ऑप्शन इसमें सी जो है ना करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ह्यूमन कैपिटल, और ये इनके रहे 4 ऑप्शंस। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनेंगे ना, ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है।
तो इसको ध्यान में रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर जो है 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज कम्स अंडर अ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। और ये इनके रहे 4 ऑप्शंस। करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेंगे? ऑप्शन जो है इसमें हैंडल रूम जो है ऑप्शन डी जो है ना करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है? सही है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 58, मनरेगा इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड होता है? एम्प्लॉयमेंट से, एजुकेशन से, हेल्थ सर्विस से, या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री से। ठीक है, तो 58 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए जो है एम्प्लॉयमेंट से होता है। अच्छा, मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होता है। ठीक ना, ये कब लागू हुआ था ये भी आप जो है कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो ये चीज़ जरूर बताना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, AAY स्टैंड्स फॉर किस लिए होता है? तो ये जो होता है अंत्योदना अन्ना योजना ना, तो ऑप्शन सी जो है ना करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि व्हेन वाज नाबार्ड एस्टेब्लिश्ड, कब हुआ था? तो देखो नाबार्ड जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक ना, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये जो एस्टेब्लिश हुआ था वो 12 जुलाई 1982 में हुआ था। ठीक है, इंडिया। तो इसको भी ध्यान में रखना। तो ऑप्शन इसमें बनेंगे कौन? तो ऑप्शन इसमें जो है 12 जुलाई 1982, तो ऑप्शन ए है, तो ये जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो 61, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना वाज स्टार्टेड, उन कब स्टार्ट किया गया है? तो इसको जो है आपको बताना है, और ये रहे इनके डेट्स। तो ये जो स्टार्ट हुआ था वो 25 सितंबर 2014। ठीक ना, तो इसको ध्यान में रखना, 25 सितंबर 2014। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 62 देखो कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आर कॉल्ड, क्या कहते हैं? तो ये रहा 3 ऑप्शन, एक ऑप्शन नीचे है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्कर। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन बनेंगे? देखो 62 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना डेली वेज वर्कर जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ऑप्शन बी क्या है? सही है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो 63 देखो कि अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 डेथ रेट बताना है इंडिया का। ठीक है, तो क्या ऑप्शन है? और ये रहे 4 ऑप्शंस, और ये जो है मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स इज, और ये रहे इनके 4 ऑप्शंस। करेक्ट ऑप्शन बनेंगे कौन? करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना अनएम्प्लॉयड लेबर जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ऑप्शन बी क्या है? सही है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 की व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मैन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। 2011 जनगणना के अनुसार जो है 1000 मैन पर वुमेन जो है आपको बताने हैं। ठीक है, और ये इनके रहे 4 ऑप्शंस। ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि ये भी जो है आप पढ़े होंगे जीके उके में। ठीक ना, तो ये बहुत आसान है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मेनली, और ये रहा ये सीजनल कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड स्ट्रक्चरल साइक्लिक। ठीक है, तो इसके 66 के जो करेक्ट ऑप्शन बनेंगे ना स्ट्रक्चरल जो है करेक्ट ऑप्शन बनेंगे। ऑप्शन सी क्या है? सही है, तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लो कि द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मेनली स्ट्रक्चरल। ठीक ना, उसके बाद 67 देखो कि एक्चुअल लेबर पावर एज मेजर्ड बाय, और ये इनके रहे 4 ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन जो 67 के बनेंगे ऑप्शन सी जो है दोनों बनेगा, वर्क फोर्स और लेबर फोर्स। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 देखो कि ऑथेंटिक इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और ये इनके रहे 4 ऑप्शंस करेक्ट कौन से बनेंगे? ऑप्शन जीडीपी जो है ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ऑप्शन बी क्या है? सही है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 देखो कि डिफोरेस्टेशन लीड्स टू, और ये रहे इनके 4 ऑप्शंस, क्या लीड्स कर रहा है, बढ़त क्या ले रहा है? डिफोरेस्टेशन। ठीक है, तो ये जो हावी हो रहा है वो ऑल ऑफ दीज हो रहा है, एयर पोल्यूशन में भी हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी भी लॉस कर रहा है, लैंड डिग्रेडेशन भी हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें क्या बनेगा? करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो 70 कि द रीजन फॉर ग्लोबल वार्मिंग इज, और ये रहे इनके 4 ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन बनेंगे कौन? तो 70 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए जो है ग्रीन हाउस गैस जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 71 इन्वायरमेंटल प्रोटेक्ट एक्ट वाज पास्ड ऑन,
ठीक है, कब पास हुआ था, और ये इनके 4 ऑप्शंस। तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन बनेंगे 1986, ठीक ना, और कब, तो 23 मई 1986 ऑप्शन इसमें सी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद डैश है इज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे, ठीक है, और ये इनके रहे 4 ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन जो बनेंगे 5 जून जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, 5 जून, ठीक है। तो ऑप्शन ये क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद देखो 73 CFC स्टैंड फॉर किस लिए, एक और ऑप्शन नीचे है फोटोफ्लोरोकार्बन है ना, कार्बन्स, और ये 3 ऑप्शन यहाँ है। तो CFC जो स्टैंड्स फॉर होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, तो ऑप्शन सी इसमें क्या बनेंगे, करेक्ट ऑप्शन बनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 74 देखो कि ओजोन डिप्लेशन इज बाय किसके द्वारा हो रहा है, ठीक है। तो ये जो होता है वो ऑप्शन इसके जो करेक्ट बनेंगे ना वो CFR यानी कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन। तो ऑप्शन इसमें बनेंगे कौन, तो ऑप्शन जो है इसमें डी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखो 75 क्वेश्चन है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिसाइड्स इन इंडिया, और ये इनके रहे 4 ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन कौन से बनेंगे, तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन बनेंगे ना 75 का वो 17.5% जो है करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी क्या है, सही है। उसके बाद देखो 76 क्वेश्चन कि द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन इन चाइना वाज सेंटर्ड ऑन, तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन चाइना में सेंटर्ड है कहाँ है, ये रहे ऑप्शंस, ठीक है। एक्सपेंडेड इंडस्ट्रियलाइजेशन है, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी है, प्राइवेटाइजेशन है, या इकोनॉमिक रिफॉर्म है, ठीक है। तो ये जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा एक्सपेंडेड इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन ए क्या है, सही है, ठीक है। उसके बाद जो है ये क्वेश्चन रहा 77 रिफॉर्म प्रोसेस वाज स्टार्टेड इन चाइना। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इन चाइना, और ये इनके रहे 4 ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, 1978 जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और ये रहा क्वेश्चन, और ये अंतिम क्वेश्चन भी है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन वाज लॉन्च इन चाइना इन, ठीक है, कब, और ये इनके रहे डेट। तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन बनेंगे 1958 जो है करेक्ट ऑप्शन बनेंगे, ठीक है, 1958 ऑप्शन सी इसमें क्या है, सही है। तो इतना सारा जो है क्वेश्चन मैंने आपके लिए लेकर के आया है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।